एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अब नेट एग्जामिनेशन को बचे ऑलमोस्ट 3 महीने विच इज 90 डेज। तो ये 90 डेज में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर ऑल दोज पीपल जो अब शुरू कर रहे हैं या फॉर ऑल दोज पीपल जो पहले से भी शुरू कर चुके हैं, बट इन दिस 3 मंथ्स एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जो आपको जेआरएफ तक लेके जाएगी। तो आज के सेशन में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं मेजर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी में। देखो सबसे पहले अब हमारे पास टाइम कितना बचा है। सो ऑलरेडी सितंबर का महीना ऑन गोइंग है, ठीक है। तो सितंबर चल रहा है, सो वी हैव अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हमारा टेंटेटिव एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास एक तरीके से 3 महीना जो है वो बचता है। अब इन दिस 3 मंथ्स एक चीज जो आपको बहुत ही क्लियर रहना है कि आपको पेपर 1 पेपर 2 को साथ में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि पेपर 1 प्लस पेपर 2 को मिला के हमें मिलेगा जेआरएफ। तो बहुत लोग ये स्ट्रैटेजिकल एरर करते हैं। सबसे पहली चीज या तो आप पेपर 1 ही पढ़ रहे होते हो या तो आप पेपर 2 हिस्ट्री पढ़ रहे होते हो। यू नीड टू नो कि दोनों को मिला के मुझे जेआरएफ मिलेगा। तो यू हैव टू फोकस फुल फ्लेजेड कि भाई आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी प्लान आप बना रहे हो, इस प्लान में पेपर 1 पेपर 2 को इक्वली शामिल किया जाए। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग आपका कौन सा सेक्शन वीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अब बनाना है एक मंथली प्लान, ठीक है। कि जैसे सितंबर का महीना चल रहा है तो सितंबर के महीने में हम क्या क्या खत्म कर सकते हैं। तो आपको ऐसे करना है, जैसे आपने ये डिसाइड किया कि ठीक है मेरे को सितंबर में एंशिएंट इंडिया खत्म करना है। इस एंशिएंट इंडिया के साथ साथ से मेरे को पेपर 1 का कम्युनिकेशन, मेरे को पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड करना है, प्लस मेरे को हर दिन सॉल्व करनी है कॉम्प्रिहेंशन, या मुझे से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फॉर एग्जांपल मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना है। तो ऐसे करके आपने अपना मंथली एक टारगेट बना लिया, ठीक है। ये मंथली टारगेट सब डिवाइड हो जाएंगे वीकली टारगेट्स में, ठीक है। कि इस वीक मेरे को क्या करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को एंशिएंट इंडिया का से प्री हिस्ट्री पढ़ना है और उसके साथ साथ मेरे को प्री हिस्ट्री के साथ साथ से वैदिक एज पढ़ना है, ठीक है। तो आपने वीकली टारगेट बनाया, प्लस आपने ये कर लिया कि ठीक है मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करना है, प्लस मेरे को इस वीक में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, उसके अलावा मुझे डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे वीकली टारगेट्स बनाए। फिर इस वीकली टारगेट्स को आप बनाओगे अपने डेली टारगेट्स, ठीक है। कि आज मुझे क्या करना है। तो हर दिन जब आप सुबह उठते हो आपके पास एक सेट ऑफ टारगेट्स होने चाहिए जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहीं पे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि दोनों पे प्रॉपर फोकस होना चाहिए, ठीक है। एंड यहीं पे आता है फाउंडेशंस। देखो सबसे पहले अब जब हम 3 महीने में पेपर शुरू कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं या एक नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, पहले तो ये देखो कि सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ओवरलैपिंग है, ठीक है। अब देखो ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जो लास्ट ईयर आ गया या जो 2 साल से नहीं आ रहा है। जब हम 10 ईयर्स देखते हैं तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे सब सेक्शंस हैं जो कि ओवरलैपिंग है ना। टॉपिक्स हो गया, कौन से ऐसे सब सेक्शंस है ना जो कि ओवरलैपिंग है। ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक हो सकता है नया है, बट एक आइडियल स्ट्रैटेजी के लिए हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करना है। और जब हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हैं आप अपना सिलेबस सामने रखो और मार्क करो कौन से टॉपिक्स कौन से सब सेक्शंस बहुत ज्यादा है, या एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही कॉमनली पेपर में आ रही है, ठीक है। ये हमें ना थोड़ा क्लियर रहना है, क्योंकि उन एरियाज को हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे, थोड़ा ज्यादा अटेंशन देंगे, हो सकता है वो वापस ना आए, बट हमारी स्ट्रैटेजी में हमें ये इंक्लूड करना है, ठीक है। अब आपको बनानी है 3 महीने का रियलिस्टिक सा टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया। आपको बनानी है अपनी मंथली प्लान, ठीक है। मंथली प्लान के बाद आपको बनाना है वीकली प्लान और फिर आपको बनाना है डेली प्लान। हो सकता है मेरे डेली टारगेट्स कंप्लीट ना हो, किसी दिन क्लासेस हो गए, किसी दिन कोई आ गया, किसी दिन कुछ इमरजेंसी हो गई, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो हो सकता है बहुत एग्जॉस्ट हो गए, आपको लग रहा है यार अब नहीं हो सकती पढ़ाई। तो हमें क्या करनी है, डेली टारगेट्स अगर ऊपर नीचे होता है एटलीस्ट हमें ये कोशिश करनी है कि मेरा वीकली टारगेट्स ना हिले, ठीक है। तो अगर आज नहीं हो पाया बट मुझे इस वीक में उसको कहीं ना कहीं खत्म करना है, क्योंकि अब टाइम नहीं है और मेजर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ठीक है। और इस पूरे के पूरे टाइम टेबल में हम पेपर 1 एंड पेपर 2 को साथ में इंक्लूड करेंगे। फिर यू ऑल शुड नो बाय नाउ आपको कौन से बुक्स मटेरियल्स यूज करने हैं। तो जैसे हो गया आपके क्लास के नोट्स हो गए, ठीक है।
आपके डीपीपीज हो गए, ठीक है, आपका बैच टेस्ट हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, प्लस ये सब के साथ साथ हमारे यूट्यूब सेशंस हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई बुक यूज कर रहे हो तो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये बहुत क्लियरली फिक्स होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें देखो आइडली पढ़ना कैसे, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, ठीक है, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज को ब्राउज कर लो, ठीक है। पहले ये देखने के लिए कि वो टॉपिक में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी आते हैं, या उस टॉपिक का कौन सा सब सेक्शन है जो पेपर में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो पहले हमने एक्सप्लोर कर लिया, फिर आपने वो टॉपिक को लर्न किया, ठीक है, फिर हमने उस टॉपिक के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया, ठीक है। अब जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, देखो दो स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले कुछ ऐसे पीवाईक्यूज होंगे जो हमसे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं होंगे। हमें अपनी प्रेपरेशन लेवल वो हार्ड पीवाईक्यूज को देख के एनालाइज नहीं करना है। अगर कोई प्रीवियस ईयर्स मुझसे सॉल्व नहीं होता है, इफ इट इज अ कॉन्सेप्ट, तो हमने वो कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया। अगर वो कोई फैक्ट है, हमने वो फैक्ट लर्न कर लिया, है ना। और मैंने आपको हमेशा बोला है पीवाईक्यूज को लर्निंग मटेरियल के लिए लेना है। अगर मेरे पास कुछ 5 लाइन की क्वेश्चन है, मेरे को आंसर पता चल गया, मैंने एलिमिनेशन कर लिया, बट अगर मुझे ये 3 लाइंस नहीं पता थे, मुझे उसको लर्न करना है, तो हम प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व भी करेंगे और हम उसको लर्निंग की तरह भी यूज करेंगे, ताकि हमारे मटेरियल में और भी एक्स्ट्रा रेलिवेंट मटेरियल्स ऐड होता रहे, ठीक है। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है पीवाईक्यूज के, फिर हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इसलिए करने क्योंकि आपको पता होना चाहिए उस टॉपिक में क्या गलती हो रही है। क्योंकि देखो अगर हम वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं करते, हम सीधा मॉक में चले जाते हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आया भी हो मॉक में। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उससे क्या होगा, सबसे पहले यू विल कम टू नो आपकी उस टॉपिक में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है ना। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई ये टॉपिक में क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब आप गलतियां करोगे तो जब आप वापस से उस टॉपिक को रिवाइज करोगे, आप सीधे सीधे वहीं पे जाके रिवीजन कर लोगे, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें टॉपिक वाइज और मुझे लग रहा है यार ये टॉपिक के तो बहुत क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, विच मींस ये अच्छे से नहीं हुआ है, तो हमें ना आइडेंटिफाई करना है कौन से टॉपिक्स हमारे लिए प्रॉब्लम्स है, कौन से टॉपिक्स वीक हैं जिसपे हमें मेहनत करनी, ठीक है। एंड देन मॉक टेस्ट। जब भी आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है या आप 50% भी पहुंच जाते हो, ऑलवेज सॉल्व मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट से मेरे को टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, है ना। मॉक टेस्ट से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो रिमेंबर, पढ़ना इज स्टेप 1, क्वेश्चन सॉल्व करना इज स्टेप 2, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो हमारे प्रेपरेशन में क्वेश्चन सॉल्विंग का बहुत मेजर टाइम होना चाहिए। तो जब आप मॉक सॉल्व करते हो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये भी लगेगा, देखो अलग अलग टॉपिक्स तो सबको याद होते हैं, बट अगर एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न मिक्स होके आ रहा है तो क्या आपको ये याद है, ये सब चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके प्रिपरेशन का। तो प्रीवियस ईयर्स हो गया, टॉपिक वाइज हो गया, एंड विथ टाइम हमें मॉक्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये सब आपको बताएगा आपके प्रिपरेशन में एरर्स क्या है, आपके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम क्या है, कहां पे वर्क करनी है, ताकि हमारा जीआरएफ ना छूटे, ठीक है। अब देखो 3 महीने में हमें रिविजन करनी है जितना हो सके, क्योंकि फैक्ट्स ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के फैक्ट्स हो गए, आर्किटेक्चर के फैक्ट्स हो गए, है ना, डेट्स हो गया, ईयर्स हो गए, ये ऐसी चीजें जो आप बार बार भूलोगे। तो अगर हमें जीआरएफ चाहिए तो हमें रिविजन करना है, क्योंकि देखो सारे बच्चे भूलते हैं, तो ये बोलना कि हम बार बार डेट्स भूल जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, हमें सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे, आप देखो 2 तरीके से रिविजन करो। मैंने हमेशा आपको कहा है जब भी आप कोई बड़ा टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करो, ठीक है। जैसे अगर मैंने मौर्यन एम्पायर पढ़ा है, ठीक है, पहले आप उसका पॉलिटी पढ़ो, ठीक है। पॉलिटी पढ़ने के बाद मूव टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आर्किटेक्चर में जाएंगे उसके पहले हमने पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को रिवीजन कर लिया, फिर आर्किटेक्चर के बाद से हम धम्मा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर पढ़ लिया। ऐसे करके क्या होगा, जब हम हर सबसेक्शन को रिवाइज करते रहेंगे तो जब तक आप मॉडर्न पीरियड खत्म करोगे आपका बहुत ज्यादा मेमोरी रिटेंशन होगा। आप देखोगे 80 to 90% टॉपिक्स आपको ऑलरेडी याद है।
प्लस इससे क्या होगा कि जब हम एंड में रिवीजन करेंगे, फर्स्ट टाइम ऑल ओवर रिवीजन करेंगे, तो आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि जब आप इस स्ट्रैटेजी से चलोगे तो हर टॉपिक को आप 4 से 5 बार रिवाइज कर चुके होगे, ठीक है। तो ये है बेसिक रिवीजन टेक्निक अगर आप टॉपिक खत्म करते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब धीरे धीरे थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए, रात में 1 घंटा आपको अलॉट कर लेना है। इस 1 घंटे में एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के जो भी फैक्चुअल एरियाज है ना, जो आपको लगता है बार बार भूलते हो, उसका रिविजन करना है। जैसे रात के 1 घंटे में मैंने फ्रेंच फैक्ट्रीज रिवाइज कर लिया, कुछ आर्किटेक्चर के टर्म्स कर लिए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, थोड़े से पॉटरीज के एरिया देख लिए। तो वो जो टिडबिट एरियाज होते हैं ना सिलेबस के, जैसे आपने गुप्ता सिक्के पढ़ लिया, जो फैक्चुअल है, जो आप बार बार भूलोगे, हमें 1 घंटा रात में रखना है, जहां पे हमने, आप या तो लिस्ट बना लो, मैंने आपको यूट्यूब पे एक सेशन भी कराया जहां पे मैंने आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए, आप उन टॉपिक्स की लिस्ट को रखो, हर दिन रात में उसका रिवीजन करते रहो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस गलत नहीं होगी, एंड जिन लोगों को डेट्स में डर लगता है ना, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा माइंड मैप्स एंड नोट्स, देखो जब आप अभी पढ़ रहे हो ना, अब हमें क्या करना है, कोई भी ऐसे एरियाज हैं जो आपको लगता है यार ये मुश्किल है, आप उसको वहीं पे लिख दो। जैसे डेट्स लर्न कर रहे हो, तो जैसे आप पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ रहे हो मिडिवल इंडिया, आप पढ़ रहे हो अकबर, अब आपने पढ़ा कि भाई इन इन एरियाज पे अकबर ने एनेक्सेशन किया, ये इनके कमांडर्स हैं, तो आप इसको वहीं पे नोट में, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट, वहीं पे मैं पढ़ रही हूँ, मेरे सामने पेन पेपर है, मैंने उसको लिख दिया, अब उसको पेस्ट कर दो, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो फाइल में डाल लो और वहां पे पढ़ो। हर चीज के नोट्स नहीं बनाने, बट जो बहुत सेग्रीगेटेड एरियाज है उनके हमें नोट्स बनाने। तो जब डेट्स लर्न कर रहे हो, वहीं पे हमने 4 डेट नोट कर लिया, अब हमने उसको दिन भर में 5 मिनट में रिवीजन कर लिया, ठीक है। जैसे प्री हिस्ट्री साइट्स, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हमने क्या किया, साइट्स को नोट कर लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए सबके नोट्स नहीं बनाने, जो रेलिवेंट एरियाज है, जो स्कैटर्ड है, आपको लगता है ये मुश्किल है, उनके हमें नोट्स और माइंड मैप्स बनाने। जैसे आप सोसाइटी पढ़ रहे हो तो माइंड मैप बना के रिवीजन करो, जैसे से आप पढ़ रहे हो से 6th सेंचुरी सोसाइटी, ठीक है, तो आपने इसका माइंड मैप बना लिया कि ठीक है सोसाइटी में अपात धर्मा है, ठीक है, वी हैव स्लेवरी, ठीक है, फिर सोसाइटी में ना सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस आने लगे, है ना, फिर आपने ऐसे कर लिया कि अच्छा सोसाइटी में वर्ना सिस्टम जो है वो तो था ही, बट ना प्रॉपर थ्योरेटिकल जो वर्ना सिस्टम है कि सबको सब कुछ फॉलो करना है, देयर वाज कॉम्प्लिकेशन इन दी वर्ना सिस्टम, है ना, इंटरवर्ना शादियां हो रही थी, गोत्र का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ऐसे ना जब भी रिवीजन करेंगे हम माइंड मैप्स बना लेंगे, इससे रिवीजन करने में भी इजी होगा, प्लस जो पॉइंट्स आप भूल जा रहे हो वो भी याद आ जाएगा, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस, देखो ट्रेंड एनालिसिस बहुत जरूरी है। यू शुड नो पेपर में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आता है, यू शुड नो पेपर में वन लाइनर क्वेश्चन आता है, पेपर में क्रोनोलॉजी आता है, पेपर में कॉम्प्रिहेंशन आता है, पेपर में स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, एंड कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ट्रेंडिंग है। देखो हो सकता है वो ट्रेंडिंग टॉपिक फिर ना आए, बट जब हम आइडियली तैयारी कर रहे हैं, हमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स का भी ट्रैक रखना है, जो मे बी पिछले 5 साल में कई बार रिपीट हुआ है, कोई सबसेक्शन हो गया, कोई टॉपिक हो गया, कोई एरियाज हो गए, कोई ट्रेंड हो गया क्वेश्चन का, ये सब का हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे आपको ट्रेंड एनालिसिस का भी 15 इयर्स का मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस करके वीडियो भी दिया है, एक बार उसको जरूर देख लेना कि हम ब्लाइंडली ना पढ़े, ठीक है। तो ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जब हम हिस्ट्री में जाएंगे तो भी आप एंशिएंट इंडिया, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि एंशिएंट इंडिया कैसे शुरू करें, तो देखो एंशिएंट इंडिया को आप कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले करो इंडिविजुअल टॉपिक्स, जैसे प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री में जैसे आपने साइट्स पढ़ लिया, ठीक है, इनके टूल टेक्नोलॉजीज पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पढ़ लिया, ठीक है। फिर आ जाओ वैदिक एज, ठीक है, आप वैदिक एज की जब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वैदिक एज से आपका अलग यूनिट शुरू हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। तो जैसे प्री हिस्ट्री हो गया, प्री हिस्ट्री के बाद आप इंडस वैली सिविलाइजेशन करोगे, ठीक है, जहां पे साइंस, पॉलिटी, डिक्लाइन, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ट्रेड, ये सब कुछ हमने किया, ठीक है। एंड सोर्सेस, देखो सोर्सेज एंशिएंट इंडिया का आप एक क्लास में खत्म नहीं कर सकते, सोर्सेज थ्रू आउट द सिलेबस चलेगा, ठीक है। तो सोर्सेज में आ गया हमारा वेद आ गया, उपनिषद आ गया, ठीक है, पुराण आ गए, हर चीज हो गया, धर्मशास्त्रास आ गया, धर्मसूत्रास आ गया, मौर्य के बुक्स, गुप्ता के बुक्स, पोस्ट मौर्य, पोस्ट गुप्ता, ये सोर्सेस थ्रू आउट द टाइम चलता रहेगा, ठीक है। तो जब हम सोर्सेस पढ़ेंगे, साहित्यिक सोर्सेस का ट्रैक रखना है, इंस्क्रिप्शंस का ट्रैक रखना है, ठीक है।
कुछ इंस्क्रिप्शंस बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आपको, जैसे इंस्क्रिप्शन में लिखा कैसे जाता है, ब्रह्मी, जनरल क्वेश्चंस। कुछ इंस्क्रिप्शंस होंगे जो पीरियड वाइज आएंगे, डायनेस्टी वाइज आएंगे, तो दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले हमने प्री हिस्ट्री, आईवीसी, सोर्सेस का ट्रैक रखना शुरू किया। फिर हम वैदिक एज करेंगे, अर्ली डेट ऑफ वैदिक एज की आपने स्टोरी पढ़ी, महिलाओं का कंडीशन, इकोनॉमी, पॉलिटी, राजा का कंडीशन हो गया, किस तरीके से आयरन का यूसेज हुआ, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंड फिर हम पहुंचेंगे 6th सेंचुरी बीसी, महाजनपद पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, महाजनपद की पॉलिटी पढ़ी, सारे महाजनपद के फैक्ट्स पढ़े, किसका कौन सा कैपिटल है, क्या स्पेशलिटी है, क्यों वो महाजनपद इंपॉर्टेंट है, कौन सा राजा है, किस किताब में मेंशन्ड है ना। और फिर हमने उसकी सोसाइटी पढ़ ली और हमने उसका इकोनॉमी पढ़ लिया, ठीक है। जब ये हो जाएगा मेरा, तो हम चलेंगे मगध, मगध के सारी डायनेस्टीज एंड रूलर्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर का इन्वेजन, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे मौर्यन पीरियड में, ठीक है। तो मौर्यन पीरियड में अगेन हर सेक्शन से क्वेश्चंस है, चाहे वो सोर्सेस हो, पॉलिटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोसाइटी हो, धम्मा हो, आर्किटेक्चर हो, ये हमने किया। फिर हम चले जाएंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में, ठीक है। तो पोस्ट मौर्यन में हो गए हमारे इंडो ग्रीक, शुंगार, शाकास, वेस्टर्न क्षत्रप्स, ये सारे हो गए हमारे सतवाहनास, कुशानास, ठीक है। तो पोस्ट मौर्यन अगेन, पोस्ट मौर्यन पॉलिटी, पोस्ट मौर्यन सोसाइटी, इंडो रोमन ट्रेड हो गया, इनकी इकोनॉमी हो गई, इंपॉर्टेंट पोर्ट एरियाज क्या है, कहाँ कहाँ पे इंडो रोमन सिक्के मिले, है ना। उसके अलावा पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर, है ना, तो हमने पढ़ा था ना, जैसे आप पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर हो गया, मथुरा, गंधारा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें इधर हो गई, ठीक है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जनरली वी विल बी मूविंग टू द गुप्ता एंड हर्षवर्धना पीरियड, ठीक है। तो गुप्ता में भी हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी हो गया, सोसाइटी, लैंड ग्रांट्स, इकोनॉमी, आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शंस, है ना। एंड हर्षवर्धना के टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ज्यादा पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन, ठीक है। एंड देन वी विल बी मूविंग टू द पोस्ट गुप्ता, या जिसको हम कहते हैं अर्ली मिडीवल पीरियड। पोस्ट गुप्ता एंड अर्ली मिडीवल में हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम पोस्ट गुप्ता अर्ली मिडीवल पढ़ेंगे तो आप सारी डायनेस्टीज को अच्छे से करना, ठीक है। तो सारी डायनेस्टीज की लिस्ट बना लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सालंकियास, जैसे फॉर एग्जाम्पल विष्णुकुदिन, ठीक है। सालंकियास, विष्णुकुदिन, चालुक्यास, देन वी हैव वेस्टर्न गंगास, फिर वी हैव अगेन कदम्बास, ठीक है। वेस्टर्न गंगास, कदम्बास हो गए, फिर हो गया सोमावंशीज, ठीक है। फिर अर्ली मिडीवल में अगर हम जाएं तो सेपाला, ठीक है। देन वी हैव प्रतिहारा, राष्ट्रकूट्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया हमारे सारे राजपूत डायनेस्टीज हो गए, है ना। तो ये सब इधर आ गए। अब जब भी हम ये सारे डायनेस्टीज पढ़ रहे हैं ना, इसमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्रोनोलॉजी, ठीक है। रूलर्स का टाइटल्स हो गया, कौन से एरियाज में है, मतलब लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, एरिया, इस डायनेस्टी के कौन से बुक्स हैं, कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना। कोई प्रशासनिक इंफॉर्मेशन है, तो फॉर एग्जाम्पल कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है ना, तो कौन से हैं, इनके टाइम पे कौन सा कोर्ट पोएट था, है ना, कौन से रिलीजन को ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब भी आप करोगे ना, इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट्स में ध्यान देना है, कौन सा राजा किसका कंटेम्पररी है, ठीक है, कौन से एरियाज में ये रूल कर रहे थे, ठीक है। ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इस बार देखो यही सब क्वेश्चंस आए थे जो थोड़े मुश्किल थे, तो थोड़े से हमें फैक्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर जब हम अर्ली मिडीवल पीरियड पढ़ेंगे तो सेम अर्ली मिडीवल की पॉलिटी, उनका इकोनॉमी, रिलीजन, फ्यूडलिज्म क्या होता है, ये सारे थ्योरीज हमें अच्छे से करने, ठीक है। फिर मिडीवल इंडिया देखो शुरू करोगे तो सबसे पहले आ गया हमारा टर्किश इन्वेजन, ठीक है। घोरी, गजनी, ये सारी स्टोरी हमने पढ़ी। फिर हमने दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट पढ़ा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे विजयनगर, देन वी हैव बहमनी, ठीक है। विजयनगर बहमनी हो गया। फिर इसके बाद वी विल हैव मराठास, फॉर एग्जाम्पल मराठास आपने कर लिया, आपने सिख्स कर लिया, आपने भक्ति सूफी कर लिया, ठीक है। फिर मुगल्स, डेक्कनी सल्तनत हो गए हमारे, ठीक है। ये सब हमें ध्यान से करना है। मिडीवल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो अच्छे से पढ़ना है। सोर्सेज हो गए, सोर्सेज में बुक्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, तो ये सारे टॉपिक्स हमें करने हैं, ठीक है।
जिसमें ईयर्स अच्छे से याद रखना है, इनका आर्किटेक्चर अच्छे से याद रखना है ना, पेंटिंग्स हो गए वो अच्छे से याद रखना है, हमें इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करना होगा, है ना। इसके अलावा टर्म्स हो गए आर्किटेक्चर के, पेंटिंग्स के, जनरली टर्म्स हो गए, नेम्स, कौन कमांडर है, कौन वजीर है ना, इनका पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन आता है क्रोनोलॉजी के लिए, है ना। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे ट्रैवलर्स हो गया, है ना, हमारे बुक्स हो गए, ये हर चीजों का ध्यान रखना है। कौन सी इकोनॉमी में सारे सिस्टम्स, देसाला सिस्टम क्या होता है, हुंडी क्या होती है, क्या इंश्योरेंस था, ठीक है, सोसाइटी, महिलाओं का योगदान, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न शुरू करेंगे। तो जब मॉडर्न शुरू करते हैं तो देखो मॉडर्न को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मॉडर्न में आप शुरू करो यहां से, ठीक है, विच इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, कौन से यूरोपियंस आए, तो पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच, डेनिश, सबके फैक्ट्रीज आए, ये सारा कुछ हमने पढ़ा, ठीक है। फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद हम चले गए ब्रिटिश एक्सपेंशन, है ना। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन में जब हम आगे बढ़े तो ब्रिटिश एक्सपेंशन में सब आ जाएगा, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, कार्नेटिक वॉर्स हो गए, है ना। तो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने लोकल पॉलिटिक्स में घुस के एक्सपैंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी ईयर्स हो गए, ठीक है, हमारे फैक्ट्रीज हो गए, ठीक है, ईयर्स, देन वी हैव ट्रीटीज, है ना। देन देखो फिर एक्सपेंशन के बाद आ जाएगा ब्रिटिश कंसोलिडेशन, ठीक है। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ, अब इन्होंने किस तरीके से इंडिया में रूल करना शुरू किया, तो आपको आ जाएगा बेसिक इनका जुडिशरी, ठीक है, आपको करनी पड़ेगी आर्मी, आपको करना पड़ेगा पुलिस रिफॉर्म, ठीक है। पुलिस रिफॉर्म के बाद आपको करना पड़ेगा इनकी ब्यूरोक्रेसी, दैट इज सिविल सर्विसेज हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक्ट्स हो गए। मेजॉरिटी क्वेश्चंस का जो डेट आता है, क्रोनोलॉजी आता है, वो यहीं से आता है, ठीक है। फिर कंसोलिडेशन के बाद हम दूसरे टॉपिक में गए, हमने किया कॉलोनियल इकोनॉमी। तो यहाँ पे आप करोगे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स हो गया, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी क्या हो गई, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, कमर्शियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये सब आ जाएगा इधर, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल टॉपिक्स हो गए, 1857 का विद्रोह, देन वी हैव पेजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स हो गए, ठीक है। एंड फिर आप चले जाओगे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में, ठीक है। एंड रिलीजियस रिफॉर्म के बाद एजुकेशन, ठीक है, उसके साथ साथ प्रेस जर्नल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब हमें अच्छी तरीके से करना है। जब मेरा ये हो जाएगा तो फिर हम नेशनल मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे। तो यहां से हम लोग नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत होगी हमारी प्री आईएनसी एसोसिएशन से लेके 1947 तक, है ना। तो यहाँ पे भी हमें हर चीज पे ध्यान देना है, फ्रॉम बेसिक इवेंट्स, ठीक है, टू एक्ट्स हो गए, टू पर्सनालिटीज हो गया, ठीक है, टू हमारे गवर्नर जनरल्स हो गए, वाइस रॉय हो गया, है ना, हमारे कांग्रेस सेशंस हो गए, ठीक है। तो हर चीज का हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो गए नेशनल मूवमेंट में, है ना, इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हो गया, ठीक है, एसोसिएशंस हो गए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो गया, है ना। तो ऐसे करके हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेशनल, ये तो मैंने कुछ बताया आपको, हर कुछ जो है वो हमें नेशनल मूवमेंट में कवर करना है, ठीक है। देन आ जाओ हिस्टोरियोग्राफी। देखो हम हमेशा हिस्टोरियोग्राफी में सोचते हैं इट इज अबाउट बुक्स, बुक्स आर वन पार्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिस्टोरियोग्राफी में शुरू करेंगे स्कोप ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, कि भाई हिस्ट्री का स्कोप क्या है, ठीक है, क्या हिस्ट्री साइंस है, क्या हिस्ट्री आर्ट्स है, ठीक है। फिर हम इधर आ जाएंगे, हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, फुट नोटिंग क्या होती है, तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज में हम आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वी हैव रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी किया, ठीक है, प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने क्या किया, हमने किया रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, है ना, जहां पे हमने स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ा, कौन से हिस्टोरियंस हैं, किस स्कूल को बिलोंग करते हैं, कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी है, ठीक है। फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ऑसवर्ड स्पेगलर की थ्योरी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आर्नल्ड जोसेफ टॉइनबी की थ्योरी, ठीक है। मार्क्सिज्म आपको अच्छे से करना है, ठीक है,
पोस्ट मॉडर्निज्म आपको अच्छे से करना है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म अच्छे से करना है। फिर हो गया वॉन रांके, ठीक है, बर्लिन रेवोल्यूशन हो गया हमारा, फिर रेनेसा हिस्टोरियोग्राफी हो गया, ठीक है। तो ये हो गए कुछ टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। प्लस इन टॉपिक्स के साथ साथ आ जाएगा बुक लिस्ट, तो जो आपको आएगा बुक मैच द फॉलोइंग हो गया, आपको हिस्टोरियंस के कोट्स आ गए, कोट्स मैच द फॉलोइंग करो, ठीक है। आपको आ जाएगा हिस्ट्री का डेफिनेशन जो है वो मैच द फॉलोइंग करो, है ना। तो ये सारे तरीके से आपको पढ़ाई शुरू करनी, जहां पे हमारा फोकस थ्योरी पे भी रहेगा और हमारा फोकस फैक्ट्स पे भी रहेगा, ठीक है। तो आइडियली इस तरीके से हमारा सिलेबस जाएगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है जब भी आप तैयारी कर रहे हो। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, बट हाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, फैक्ट्स थ्योरीज दोनों करने पड़ेंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ डेट्स, देयर विल बी लॉट ऑफ फैक्ट्स, हर चीज का ट्रैक रखना पड़ेगा। तभी मैंने आपको जो सजेशंस दिया आप उन सजेशंस को फॉलो करो, एंड ट्रस्ट मी आपकी तैयारी बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ेगी। बट अगेन जब आप 3 मंथ्स प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट कि हिस्ट्री का सिलेबस कितना भी बड़ा हो आप उसको खत्म करोगे। यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस कि कितने भी डेट्स आ जाए, कितना भी सिलेबस मुश्किल है, आप इसको कर लोगे। सो विद दिस पॉजिटिविटी एंड विद दिस माइंडसेट आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है विथ योर गोल एज JRF इन दिसंबर, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।